नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। लखीमपुर मामले में यूपी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, लगाई फटकार। पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ आशीष मिश्रा, सपा बोली नेपाल भगा दिया। कश्मीर में बढ़ती हिंसा से घिरी बीजेपी, पीडीपी ने राज्यपाल का इस्तीफा मांगा। और भारत चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल में झड़प, नहीं सुधर रहे हालात। और राम रहीम हत्या के केस में दोषी करार, जल्द होगा सजा का ऐलान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है लखीमपुर किसान हत्याकांड के मामले में। आज लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की थी, क्योंकि ये सुओ मोटो कॉग्निसेंस सुप्रीम कोर्ट ने लिया था जब 2 वकीलों ने उत्तर प्रदेश से सीजेआई एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखी थी। और आज वो दूसरा दिन था सुनवाई का। आज स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया था उत्तर प्रदेश की सरकार से, और स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के बाद जब आज सुनवाई हो रही थी तो यूपी सरकार का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे वहां पर मौजूद थे। और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा कि जिस तरीके की कार्रवाई अभी तक यूपी की सरकार ने किया है उससे शीर्ष अदालत बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर किसी और व्यक्ति के ऊपर, यानी कि किसी एक कॉमन आदमी के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर अगर इस तरीके का हत्या का आरोप लगता तो क्या यूपी की पुलिस इसी तरीके का रवैया अपनाती। जो एक ढीला ढाला रवैया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी फटकार लगाई है यूपी सरकार को। और उन्होंने ये भी कहा है कि सीजेआई जस्टिस रमन्ना ने बोला कि व्हेन देयर इज अ सीरियस गन शॉट इंजरी विल अदर अक्यूज्ड इन द कंट्री बी ट्रीटेड द सेम वे। यानी कि जब हत्या का आरोप हो तो क्या आप दूसरे लोगों को भी इसी तरीके से उनकी गिरफ्तारी के लिए आप उन्हें निमंत्रण देंगे। क्योंकि आपको बता दें कि आज 11 बजे आशीष मिश्रा, जो कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, मुख्य आरोपी हैं इस केस के, उनको आज पेश होना था, लेकिन वो आज पेश नहीं हुए। और उनके घर के सामने नोटिस भी लगा दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल यूपी की पुलिस ने उन्हें कहा था कि अब आप पेश हो जाइए, तो उस पर सीजेआई जस्टिस रमन्ना ने कहा था कि अगर कोई और व्यक्ति होता और मंत्री का बेटा ना होता तो क्या आप इसी तरीके से उसको निमंत्रण देते कि अब आप आइए और पेश होइए। तो इसको लेकर कड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। उसको लेकर हरीश साल्वे ने भी कहा कि जी हाँ, क्योंकि बुलेट इंजरीज नहीं पाई गई थी, कोई बुलेट का घाव नहीं दिखा था, इसीलिए उनको नोटिस सेक्शन 161 के तहत दिया गया था। लेकिन हरीश साल्वे ने इस बात को माना कि जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया था उसमें आईपीसी का 302 के तहत ये केस बनता है। और हरीश साल्वे ने इस बात को भी माना कि जो कदम उठाने चाहिए थे यूपी सरकार को, उन्होंने अभी तक नहीं उठाए हैं। और हरीश साल्वे ने यह आश्वासन दिया है कि आज और कल तक में जितने भी कदम उठाए जाने चाहिए उन कदमों को उठाया जाएगा। उसके बाद सीजेआई एनवी रमन्ना ने यह भी कहा कि क्या आप सीबीआई को ये पूरा केस सौंपने वाले हैं। तो उसको लेकर हरीश साल्वे ने कहा कि ये जो फैसला है ये लॉर्डशिप लेगी। तो उस पर सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि सीबीआई इज नॉट द सोल्यूशन। और वो रीजंस आपको पता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक गृह राज्य मंत्री जो केंद्रीय मंत्री है उनका मामला है, उनके बेटे का मामला है। तो सीबीआई को अगर आप दे देंगे, और बार बार सीबीआई पर यह आरोप लगते हैं कि वो केंद्र सरकार की ही एजेंसी है और जैसा चाहेगी केंद्र सरकार उसको अपने तरीके से ऐट लेगी, तो उसको लेकर सीजेआई जस्टिस रमन्ना ने इस बात को बिल्कुल खुले शब्दों में कहा कि सीबीआई इज नॉट द सोल्यूशन एंड थिंक ऑफ सम अदर मोड। उसके बाद एसआईटी को लेकर भी काफी टिप्पणी जस्टिस रमन्ना ने की। उन्होंने कहा कि आप एसआईटी का जो गठन हुआ है उसे आप देख लीजिए, उसमें सारे लोकल ऑफिसर्स हैं। तो ये जो पूरा ढीला ढाला रवैया है ये एक तरीके से सामने आता है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी, क्योंकि नवरात्रि का जो दशहरा का जो वेकेशन है कोर्ट का वो शुरू हो गया है। 20 तारीख को पहला मामला सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर होगा। और इसको लेकर कोर्ट ने कहा है और कि जो स्टेट के जो डीसीपी हैं उनको ये निर्देश दे राज्य सरकार की जितने भी कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाए। और साथ में हरीश साल्वे ने ये भी कहा कि हमने
उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि कल वो 11 बजे जो क्राइम ब्रांच है उसके सामने वो पेश हों। तो ये तमाम चीज़ों के बीच आज एक गहमा गहमी में ये सुनवाई हुई है। लेकिन यूपी सरकार का इस बात को मानना कि हाँ ये 302 का केस है और जितने कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए हैं, तो यूपी सरकार अपनी कहीं ना कहीं गलती को मान रही है, कहीं ना कहीं अपनी लाचारी को भी व्यक्त कर रही है। और सीबीआई पर जो एक कड़ी टिप्पणी सीजे एनवी रमन्ना ने की है वो अपने आप में एक बार फिर से इस बात का संकेत है कि सीबीआई केंद्र सरकार की ही एजेंसी है और जैसा चाहे केंद्र सरकार वो करती है। तो इसी डर को जस्टिस एनवी रमन्ना ने आज उसका संकेत दिया है कि ये मामला सीबीआई को ना ही सौंपा जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सीबीआई रिपोर्ट करती है गृह मंत्रालय को, यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का मामला है, उनके बेटे का मामला है। तो जाहिर सी बात है कि आप सीबीआई को ये केस ना दें तो ज्यादा अच्छा है और विकल्पों पर निर्भर करें। अब एसआईटी के गठन पर जो टिप्पणी की है कोर्ट ने की, इसमें सारे लोकल ऑफिसर्स हैं, तो वो भी एक बात जो किसी भी समिति को लेकर और जांच समिति का जो गठन होता है उस पर भी सवाल खड़े करता है। तो कुल मिलाकर यूपी की सरकार इसमें कटघरे में खड़ी हुई है, केंद्र सरकार भी कटघरे के दायरे में है। तमाम सवाल आज जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की जो बेंच है उसने किया है। और ये कहना कि वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है अभी तक जितने भी कदम उठाए हैं यूपी की सरकार ने, ये इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब अपने पैर इस गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के केस में बहुत घिस रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं और किसी न किसी तरीके से बस ये पूरा मामला तड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि ये हाई प्रोफाइल एक मामला हो गया है, सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी टिप्पणी हो रही है, इस वजह से जिस तरीके से आज कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को फटकारा है वो अपने आप में एक कहानी बयान करता है कि किस तरीके से अगर एक मंत्री का बेटा हो और वो फरार हो तो कैसे राज्य सरकार और पुलिस की मिलीभगत होती है और वो उसको गिरफ्तार भी नहीं करते। लेकिन अगर आप एक आम आदमी हो तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। कफील खान का केस हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि उनके पास कोई आधार नहीं था। तो फिर आशीष मिश्रा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अब 20 तारीख को जब सुनवाई होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है कोर्ट में। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी जो लखीमपुर खेरी हत्याकांड के मामले में जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा से ही जुड़ी हुई है और सवाल ये उठता है कि आखिर आशीष मिश्रा है कहाँ। उनको क्राइम ब्रांच में कल पेश होना था और उनको कल आज कहा गया था 11 बजे, वो नहीं पेश हुए। अब उनके घर पर दोबारा एक नोटिस लगाई गई है और कहा गया है कि कल वो सुबह 11 बजे पेश हो जाएं और क्राइम ब्रांच के सामने वो पेश हों। तो अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या आशीष मिश्रा कहीं भाग तो नहीं गए। और ये खबर और कोई नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं नरेश बालियान, उन्होंने भी कहा है कि लगता है आशीष मिश्रा भाग गए हैं और भागकर वो कहाँ गए हैं, नेपाल गए हैं, जहां पर उनके पिताजी यानी कि अजय मिश्रा चंदन और डीजल की तस्करी करते थे। तो इन तमाम आरोपों के बीच सूत्रों के हवालों से ये भी पता चल रहा है कि जो आशीष मिश्रा की आखिरी लोकेशन थी वो नेपाल में पाई गई थी। और जो नोटिस उनके घर पर दूसरा लगा है उसमें ये लिखा है कि 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उन्हें क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना है। अब लेकिन इस खबर के बीच आज जो उनके चचेरे भाई हैं अमित मिश्रा, उन्होंने आज प्रेस से बात की है और उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है कि आशीष मिश्रा भाग गए हैं। भागने की कोई बात नहीं है और आशीष जल्द ही एसआईटी के सामने पेश होंगे। और बाहर भागने की जो बात है ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो थार चलाने वाला ड्राइवर था उसकी मौत हो चुकी है और आशीष ने ऑलरेडी अपने सबूत दे दिए हैं। ये सारी बातें अमित मिश्रा ने कही है। और आशीष मिश्रा के जो दूसरे भाई हैं अभिजात मिश्रा, उन्होंने भी कहा है कि वो इस समय लखीमपुर खेरी में नहीं है लेकिन जल्द ही वो पुलिस के साथ सहयोग करेंगे और एसआईटी के सामने आएंगे। अब आपको ऑलरेडी बता दें कि अभी एक सुमित जायसवाल नाम के व्यक्ति की तलाश इसमें शुरू हो गई है। कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें कि लवकुश और आशीष पांडे का नाम बताया जा रहा है और इन्हीं के आधार पर सुमित जायसवाल नाम के शख्स की भी तलाश शुरू हो गई है। ये सारे लोग थे, ये उन लोगों का नाम है जो कि उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्हें पता था कि कौन गाड़ी में था, कैसे ये वारदात पूरी हुई, किसने इसको अंजाम दिया। ये सारी बातों पर पुलिस इस समय पूछताछ चल रही है। लेकिन
अगर सूत्रों के हवाले से ये खबर सही है कि आशीष मिश्रा नेपाल में है, तो क्या आशीष मिश्रा नेपाल से क्या कल सुबह 11 बजे तक आ जाएंगे? क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा है, और जो कि विपक्षी दल के नेता इस बात को कह रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि भगा दिया गया है। तो अगर उनको भगा दिया गया है और वो दूसरे देश में है, तो क्या गारंटी है कि आशीष मिश्रा कल सुबह 11 बजे तक एसआईटी के सामने पेश होंगे? अब इसे क्या कहेंगे? मंत्री का बेटा अपना इन्फ्लुएंस, अपना रसूख इस्तेमाल करके वो गलती करता है, किसानों को रौंदता है गाड़ी से, और गाड़ी से रौंदने के बाद उसे भगा दिया जाता है, और भगाने के बाद एसआईटी उसे ढूंढती रहती है, एसआईटी नोटिस लगाती है, लेकिन फिर भी मंत्री का बेटा सामने नहीं आता। इसे आप क्या कहेंगे? एक बेशर्मी, एक अपने ताकत का दुरुपयोग, उसका एक बेजा इस्तेमाल, इसे और क्या कहेंगे? अगर एक आज आशीष मिश्रा की जगह एक आम आदमी होता तो शायद वो आज जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन इस घटना को ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने को आया है। पिछले रविवार को ये घटना सामने आई थी और आज 6 दिन का ऑलमोस्ट समय बीत गया है, लेकिन आशीष मिश्रा गलती करने के बाद कथित रूप से फरार है। और मजे की बात यह कि यूपी की पुलिस इसे ढूंढ नहीं पा रही है। लेकिन अगर अभी कोई मुसलमान व्यक्ति होता या कोई आम आदमी होता, यूपी पुलिस तुरंत डंडा बरसाती और उसको जेल के पीछे कर देती। लेकिन क्या यूपी की पुलिस इतनी बेचारी है, इतनी लाचार है, इतनी डरी हुई है कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे, जिस पर हत्या का आरोप है, एफआईआर दर्ज हो गई है, उसे पकड़ ही नहीं पा रही है? तो क्या सरकार की मिली भगत से आशीष मिश्रा देश छोड़कर भागे हैं? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। हमारी तीसरी खबर कश्मीर से जुड़ी हुई है, जहां पर काफी चिंताजनक हालात हो गए हैं। पिछले 5 दिनों में 7 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। और जिस तरीके से जो ये टारगेट करके सिविलियंस को मारा जा रहा है, इससे एक बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि आखिर इन मासूम लोगों को निशाने पर क्यों रखा जा रहा है? इनकी हत्या के पीछे कौन इसका जिम्मेदार है? और कल आपने देखा था कि बिल्कुल एक बर्बर हत्या सामने आई थी, जिसमें कि सुपिंदर कौर, जो कि संगम हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल थी, उनके साथ जो दीपक चांद उनके टीचर थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था, बेरहमी से मारा गया था। और आज जब इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो उस समय जम्मू और श्रीनगर और तमाम उन इलाकों में आज विरोध प्रदर्शन हो रहे थे कि किस तरीके से कश्मीर के हालात बद से बदतर हो गए हैं और आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। अब एक इंडिया टुडे से एक सिक्योरिटी ऑफिशियल ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए बात किया है और उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को, यानी कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको इस बात का पता था पिछले 3 महीने से कि इस तरीके से सिविलियंस को निशाने पर रखा जाएगा। लेकिन टेररिस्ट जो आतंकवादी हैं वो सॉफ्ट टारगेट्स इस समय ढूंढ रहे हैं। आपने देखा था कुछ दिन पहले एक स्ट्रीट वेंडर को मारने की बात आई थी, फिर एक केमिस्ट शॉप ओनर को मारने की बात आई, उसके बाद एक लेबरर को मारने की बात आई थी, अब फिर एक स्कूल प्रिंसिपल और टीचर को कल किस तरीके से मारा गया। तो एक डेटा जो कि सरकारी एक डेटा बताता है कि इस साल 25 सिविलियंस को मारा गया है, जिसमें कि 18 मुस्लिम्स थे, 3 नॉन लोकल्स थे और 2 कश्मीरी पंडित थे, जिसकी वजह से जितने भी जो माइनॉरिटीज हैं वो इस समय बौखला गए हैं, एक पैनिक मोड में आ गए हैं। और इसको लेकर जो तमाम विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। तमाम दावों के, जो कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन और एलजी सब ये कहते हैं कि देखिए, धारा 370 को हटाने के बाद, जब से ये आर्टिकल 370 हटाया गया है, कश्मीर में विकास की यात्रा शुरू हो गई है, कश्मीर में हालात नॉर्मल हो गए हैं। तो ये उन दावों की पोल खोलता है कि आखिर कश्मीर नॉर्मल क्यों नहीं हुआ है। और तमाम दावों के बावजूद आज इस बात को लेकर बिल्कुल पुख्ता सबूत है कि कश्मीर बिल्कुल भी नॉर्मल इस समय नहीं है। और इस पूरे जो टारगेटेड सिविलियंस को जो मारा जा रहा है, उसमें द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि एक पाकिस्तान का आउटफिट है, उसका नाम आ रहा है। उसने अपनी जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने जो सुपिंदर कौर और जो दीपक चांद को उन्होंने मौत के घाट उतारा था। अब जम्मू कश्मीर फोरम के जो तमाम जो नागरिक हैं, उन्होंने स्लोगनियरिंग की है और विरोध प्रदर्शन किया है। और पीडीपी ने मनोज सिन्हा जो एलजी हैं, उनका इस्तीफा भी मांगा है कि वो लोगों में एक सुरक्षा की भावना देने में बिल्कुल असमर्थ हैं और उनको इसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए। तो यानी कि एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं।
तो जो 2-3 बड़े बड़े सवाल हैं कि घाटी में आज भी लोग महफूज अपने आप को नहीं समझते हैं। जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं। दूसरा ये सवाल है कि ये जो मौत के घाट जो मासूम लोगों को उतारा जा रहा है, नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, आज उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगा या जम्मू कश्मीर का प्रशासन है वो इसकी जिम्मेदारी लेगा, जो कि बार बार इन दावों को कहता है कि देखिए कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। तो आखिर एक कहां पर कमी रह गई है, कहां पर चूक रह गई है, कहां पर भरोसे की कमी है कि आज कश्मीर फिर से बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऑन द फायर इस समय नजर आ रहा है। लोगों में एक असुरक्षा की भावना है, उनको लग रहा है कि वो महफूज नहीं है। आखिर कौन इस दर्द को बांटेगा कि केंद्र सरकार जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है उसकी जिम्मेदारी लेगी या फिर जम्मू कश्मीर का प्रशासन। आप खुद ही बताइएगा और फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। जम्मू कश्मीर से अब बात करते हैं इंडो चाइना बॉर्डर की। अब जो खबरें आ रही हैं कि टावांग सेक्टर जो है अरुणाचल प्रदेश का, पिछले हफ्ते वहां पर भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई और ये झड़प कुछ समय तक चली, जिसके बाद लोकल कमांडर्स के लेवल पर अब आकर बात बन गई। और ये जो पूरी लड़ाई थी, ये बताया जा रहा है कि ये एक कॉन्टेस्टेड एरिया है, जो विवादित एरिया है, जिसका नाम है यांगसे। वहां पर दोनों साइड के जो सेनाएं थी वो आपस में लड़ रही थी और एक पॉइंट तक वो आए, दोनों में झड़प हुई और उसके बाद जब लोकल एरिया कमांडर्स ने इंटरवीन किया तब जाकर बात सुलझी है। अब यानी कि अरुणाचल प्रदेश में भी चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और जितने भी ट्रांसग्रेशंस हो सकते हैं उसको करने की कोशिश कर रहा है। अभी हमने देखा था कि उत्तराखंड में करीब 100 चीनी जो सेना के जो लोग थे पीएलए के, वो जो बाराहोटी सेक्टर है उसमें उन्होंने घुसपैठ किया और उन्होंने जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तहस नहस किया और फिर वो पीछे चले गए। यानी कि जो चीनी सेना है, चाइना की जो सेना है, वो लगातार इस बात पर कोशिश कर रही है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो उसको पार करके भारत की धरती पर घुसे, वहां पर जो डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तहस नहस करे और फिर वो वापस जाए। यानी कि बार बार चाइना इस बात को कह रहा है कि वो जो उसकी जो विस्तारवाद का जो एक एजेंडा है वो सामने नजर आ रहा है, मोनोपोलाइज करने की जो उसकी एक मंशा है वो बार बार सामने नजर आती है। और ये सारी घटनाएं तब सामने आ रही हैं जब पूर्वी लद्दाख में अभी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जो पूरा बातचीत का जो राउंड है वो होना है और एक ऐसे समय में पहले उत्तराखंड का मामला सामने आया, फिर उसके बाद अब अरुणाचल का भी मामला आया है। यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 3200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जो ये बॉर्डर है उस पर किस तरीके से चाइना बार बार अपनी मोनोपोली को बताने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि भारत की सेना इतनी असमर्थ क्यों है। जब हम ये कहते हैं कि भारत का 56 इंच का सीना है, हमारी जो सेना है वो राष्ट्रवादी सेना है और वो सब कुछ करेगी, तो यहाँ पर जो चीन की को लेकर जो नीति हमने बनाई है वो कहीं ना कहीं उसके दावे खोखले होते हैं कि हमारी चाइना को लेकर नीति पुख्ता नहीं है। तमाम रीइंफोर्समेंट्स के बावजूद दोनों तरफ बताया जा रहा है, चाहे वो भारत का बॉर्डर हो या चीनी बॉर्डर की तरफ हो, 50 से 60 हजार ट्रूप्स बॉर्डर्स पर मौजूद हैं और बातचीत भी हो रही है और घुसपैठ है वो भी हो रही है। यानी कि बातचीत कहीं पर भी लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रही है, चाहे वो लोकल एरिया कमांडर्स के लेवल पर हो या फिर जो सीनियर अधिकारी हो उनके लेवल पर बातचीत का कोई हल निकल नहीं रहा है। तो अगर बातचीत का हल नहीं निकल रहा है तो क्या मिलिट्री विकल्प ढूंढा जाए, और अगर मिलिट्री विकल्प ढूंढा जाए तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि न भारत के पास कोई भी एक क्लियर रोड मैप नहीं है कि चाइना से उन्हें कैसे डील करना चाहिए। यानी कि हमारे सरकार के दावे खोखले, हमारी सेना के दावे खोखले, तमाम जो दावे हैं ये कहने के बावजूद कि देखिए हमने चीनी सेना को अपने कंट्रोल में कर लिया है, उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हमारे धरती पर, हमारी भूमि पर एक भी चीनी से सोल्जर ने घुसपैठ नहीं किया। तो ये सारे दावे खोखले हैं, झूठे हैं। लेकिन सरकार चीन के मामले में लोगों से झूठ क्यों बोल रही है, लोगों को एक सही तस्वीर क्यों नहीं बता रही है। आखिर ये सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा के मामले में नीति ना होना, नागरिकों से झूठ बोलना भी उतना ही बड़ा अपराध है।
आखिर भारत की सरकार चीन को लेकर एक क्लियर नीति क्यों नहीं बना पा रही है? ये सारे बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब लेने के लिए भारत की जनता भी जूझ रही है। इस पर आपका क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब हमारी आखिरी खबर है और बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम की, जिनको कि आज जिनको कि कॉन्विक्ट किया गया है एक मर्डर केस में, और उनके अलावा 5 और अभियुक्त भी हैं जिन्हें दोषी ठहराया गया है मर्डर के मामले में। और ये मर्डर था रंजीत सिंह का, जो कि उनके एक शिष्य थे। और ये बताया जा रहा है कि जो रंजीत सिंह थे उनको 2002 और जुलाई 10 को उनको मारा गया था कुरुक्षेत्र में। और ये बताया जा रहा था कि रंजीत सिंह पर शक था कि उनकी जो 2 शिष्या थी उनसे जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का जो पूरा मामला था वो उनका एक एनोनिमस लेटर था, जिसके जरिए ये सारी बातें नजर आई थी सामने और लोगों के बीच ये पूरा मामला सामने आया था। जिसके बाद डेरा सच्चा सौदा के चीफ बाबा राम रहीम को बलात्कार के मामले में अंदर बंद किया गया और उन पर एक पत्रकार की हत्या का भी आरोप था। और अब रंजीत सिंह के मामले में भी उन्हें दोषी पाया गया है। और मर्डर के मामले में ये जो पूरा फैसला था ये सीबीआई की एक कोर्ट ने, हरियाणा के पंचकुला कोर्ट ने सुनाया है, उन्हें दोषी ठहराया है। और अब जो सजा का ऐलान है वो 12 अक्टूबर को होगा। अब आपको बता दें कि बाबा राम रहीम के बारे में कि काफ़ी रसूख वाले वो माने जाते हैं और हरियाणा और पंजाब में इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। जब भी इन दोनों राज्यों में चुनाव होते हैं तो कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इनके बिना चुनाव नहीं जीत सकती। 2014 का भी चुनाव बताया जा रहा था कि बीजेपी ने बाबा राम रहीम की मदद से ही जीता था और बाबा राम रहीम के फॉलोअर्स ने बीजेपी की इसमें काफ़ी मदद की थी। तो आप देख सकते हैं कि जो धर्म गुरु और राजनीति किस तरीके से उसकी एक साठगांठ होती है, लेकिन धर्म के आड़ में कितना आडंबर होता है, कितना अपराध होता है, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे हत्या हो, धर्म के नाम पर क्या कुछ इस देश में चल रहा है और कितनी बड़ी फॉलोइंग इस तरीके के पाखंडी गुरुज की भी होती है। और उनको राजनीतिक दल के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं और वो फॉलोअर्स किसके होते हैं? झूठ के, पाखंड के। और ये सारा कुछ धर्म के नाम पर भारत में चल रहा है। इस पर भी आप फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।